हेलो। और ये द हिंदू का 14 दिसंबर का न्यूज़पेपर हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम नेशनल न्यूज़ को करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए नेशनल और इंटरनेशनल का अलग से सेगमेंट आया करेगा डेली। ओके, तो इसको देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है आपकी स्नेक बाइट का। तो आप देखोगे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये आपकी केस स्टडी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का आता है। ओके, तो आईसीएमआर ने सारे स्टेट से मांगा था कि आपकी स्टेट्स में क्या क्या मॉडल्स हैं। उसमें से दीमाऊ मॉडल असम का एक टाउन है। ओके, इसमें ये दीमाऊ मॉडल है, इसको बेस्ट चुना गया है। अब इस पर फर्दर स्टडी की जाएंगी। तो दीमाऊ पड़ता है टाउन इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, है ना। तो दीमाऊ में आपका एक स्नेक बाइट हॉस्पिटल भी है। तो इसमें आप देखोगे अगर, तो अदर स्टेट्स ने भी दिए थे, जैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो महाराष्ट्र में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए जाते हैं। एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शंस रहते हैं। अगर कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल जा रहा है, बस वगैरह है, तो एंटी स्नेक इंजेक्शन हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, है ना। केरला में डिजिटल टूल्स वगैरह कोऑर्डिनेशन एंड सर्वेलेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब में जो बेस्ट है वो आपका दीमाऊ गांव का मॉडल माना गया है। ठीक है, और ये सारी स्टडी किसके अंदर की जाएंगी? ये एक सर्प प्रोजेक्ट चल रहा है आईसीएमआर का, स्नेक बाइट अवेयरनेस रेस्पॉन्स प्रिवेंटिव एंड एक्शन प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत ये किया जाएगा। और दीमाऊ मॉडल में क्या क्या कहानी होती है? विच फोकसेस ऑन रोबस्ट, इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट का करता है, बहुत तगड़ा रोल है इसमें। कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाई जाती है, वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे से इसको काम करते हैं, है ना। आईसीएमआर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1911 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 1949 में इसका नाम चेंज करके आईसीएमआर कर दिया। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और इसका मेन एम होता है रिसर्च करना फॉर हेल्थ इम्प्रूवमेंट। हर तरह की हेल्थ करेंगे, हेल्थ की स्टडी करेंगे, चाहे वैक्सीन हो चाहे कुछ भी हो। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये मैसी के टूर की कहानी है। ये वही है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमसे कहते रहते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट। माइंड सेट, गोरा आया, काले लोग पागल हो गए। मानते हैं कि बहुत बड़ा मैसी स्टार है वर्ल्ड में, तो इतना भी पागल होने की ज़रूरत नहीं थी। कोलकाता में, अब ये इट इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ करप्शन एज वेल। तो इसकी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। ये अपने GOAT टूर पे था। वर्ल्ड में ये टूर कर रहा है कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, तो उसके लिए इंडिया में आया था। तो कई जगह गया, ये कोलकाता में गया, कोलकाता से तुम्हारा हैदराबाद, न्यू दिल्ली, और एक जगह पे और गया था। ठीक है, और जगह पे तो सही मैनेजमेंट था, लेकिन कोलकाता में जैसे 11,000 रुपये या आई थिंक 12,000 रुपये पर पर्सन टिकट ली गई, है ना। 12,000 रुपये। अब इनको देखने को भी नहीं मिला इनको, है ना। खाना सड़ा हुआ, बदबू आ रही थी खाने खाने में से। तो इतना तगड़ा करप्शन हुआ, लोग इतना परेशान रहे कि इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है ना। तो बस यही करप्शन है और कुछ नहीं है। और मतलब लोगों ने ये स्टेडियम तोड़ दिया इनको, मतलब 10 मिनट के लिए भाई साहब आए, है ना। और जितने भी मिनिस्टर्स थे और ये सब थे, वो लोग मिले, हाथ वाथ मिलाए और फ़ोटो वोटो खिंचवा ली अपनी फैमिली वैमिली वालों के लिए। और ये जो लोग थे इंडिया के, 12,000 रुपये दे के भी बेचारों को कुछ हाथ नहीं लग पाया। ठीक है, तो इसलिए बेचारों को गुस्सा आ गया तो सब तोड़ दिया। तो ममता बनर्जी ने तो बोला है कि भाई साहब हम माफ़ी मांगते हैं। एक 72 फीट ऊंचा स्टैचू लॉन्च कर दिए। बताओ, अब इसके स्टैचू लगाने की क्या ज़रूरत थी? अब स्टैचू लगाने वाले ये नहीं कहेंगे हॉस्पिटल बनवाओ या वो बनवाओ। इट वॉज अ पथेटिक टूर। पूरे वर्ल्ड में जो सिविल सेंस हमारे यहाँ है नहीं, है ना। अब चूंकि लियोनल मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, इनको वर्ल्ड में हर बच्चा जानता है। मतलब ट्रंप को एक बार में नहीं जानते होंगे लोग, पर इन लोगों को जानते हैं, है ना। अब इसका ये जाएगा तो इंडिया की इमेज पहले से ही ख़राब थी, तो अब जाके और ख़राब हो जानी है। नहीं समझे? तो थोड़ा सा लोगों को सिविल सेंस पे काम करना चाहिए, अपने आप में सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से बिहेव करना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं।
नो आउट ऑफ ऑप्ट आउट ऑप्शन इन अपार आईडी। तो ये आईडी कई समय से न्यूज में है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कस्तूरी रंगन के उसमें डिज़ाइन की गई थी। तो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म अकाउंट रजिस्ट्री बनानी है कि बच्चा पहली क्लास से पैदा हो, जितने भी वो क्रेडिट्स अर्न कर रहा है, क्रेडिट्स अर्नड, है ना, तो उसकी एक रजिस्ट्री ऑनलाइन होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट क्लास में इसके इतने मार्क्स आए, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, 10th में, 12th में। तो उसके लिए ये आया है वन नेशन वन आईडी। तो पहले भी इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था कुछ दिन पहले, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि इट इज़ अ वॉलेंटरी स्कीम, है ना, ये पर वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसमें फैमिली वाले ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रजिस्ट्रेशन इनका कहाँ से हो सकता है, या तो तुम डिजी लॉकर से कर सकते हो, या फिर स्कूल वाले इसको रजिस्टर करेंगे। तो स्कूल वाले ऑप्ट आउट का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, नहीं समझे, कि तुमको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है इसमें। तो इसी के लिए लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब कोर्ट्स में चले जाते हैं कि देखो भैया हमें ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो यही चीज़ इन्होंने उड़ीसा के हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई इन फॉर्म्स में जितने भी तुम फॉर्म भरवा रहे हो उसमें ऑप्ट आउट का तो ऑप्शन है ही नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है कि बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास से लेके मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक भी एक रिकॉर्ड बना होना चाहिए, ठीक है। और जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि इन रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, डाटा लीक हो जाएगा, प्राइवेसी का ये सब कंसर्न है ना, ट्रैक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए लोग इससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, है ना। बट सरकार चाहती है सारे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएं। तो अप्पर आईडी, ये अप्पर आईडी क्या है, इसमें 12 डिजिट का एक नंबर दे दिया जाता है, एक तरह से जैसे हर एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर होता है वैसे ही अप्पर आईडी नंबर मिल जाएगा। अप्पर की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको एक्सेस किया जा सकता है, आपका डिजी लॉकर हो चाहे ABC। एक्सेस कैसे करना है इसको, डिजी लॉकर या फिर ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बस मेन इश्यू यही है कि इसमें सरकार तो कह रही है कि ऑप्ट आउट का ऑप्शन है, लेकिन स्कूल वाले इस ऑप्शन को दे ही नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो फोर्स कर रही है बच्चों को कि इसमें आपको इनरोल करना ही करना है। और ये थैलासेमिया के पेशेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थैलासेमिया आपकी एक डिजीज़ है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ना, पेरेंट्स से बच्चों में होता है। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मली ज़्यादा या कम हीमोग्लोबिन बनता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जब ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगा तो इससे किस तरह की दिक्कतें होंगी, एनीमिया हो जाता है, फटीग, थकान होती है, वीकनेस, और पेल स्किन, पीले पीलिया सा मतलब पीले पीले दिखने लगते हैं, है ना। तो एक तरह का ये ब्लड डिसऑर्डर है। इसके टाइप होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब खून चढ़ाया जाता है इसमें, है ना। या फिर एक और प्रोसेस होता है आयरन चैलेशन, ये दवाई दी जाती है। आयरन चैलेशन में क्या होता है, देखो ये दवाई क्या करती है, आयरन जो बॉडी में है, बॉडी का है, वो ब्लड के साथ उसके साथ इसको बाइंड कर देती है। जैसे ये बाइंड होता है तो ये फिल्टर आउट हो जाता है,
तो इससे क्या होगा ना, तो ब्लड में आयरन एक्युमुलेशन नहीं होगा, नो आयरन एक्युमुलेशन इन ब्लड या बॉडी। तो इससे पैरालिसिस नहीं होती है, जो फालिस वगैरह मार जाती है ना, पैरालिसिस हो जाती है, वो नहीं होती है। ठीक है कि नहीं। तो ये तो थैलासेमिया की कहानी हो गई। तो इसमें एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, इसका नाम है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इससे क्या होगा, एक डेडिकेटेड बॉडी की जाएगी, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, NBTA, एक बॉडी क्रिएट की जाएगी। तो ये कैसी बॉडी हो जाएगी, स्टैचूटरी बॉडी हो जाएगी। ऑलराइट। तो यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाएगी कि कैसे ब्लड के सैंपल्स को कलेक्ट करना है, कैसे उनकी टेस्टिंग करनी है, कैसे उनको प्रोसेस करना है, कैसे उनको स्टोर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कैसे इनको इश्यू करना है ना, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट है, इसकी रजिस्ट्री भी करनी पड़ेगी सारे ब्लड सेंटर्स की। ओके। प्रमोटिव वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को प्रमोट करेंगे कि आओ भैया खून दो, है ना। और स्ट्रिक्ट पीनल्टीज़ भी हैं, मतलब सज़ा भी तगड़ी मिलेगी अगर तुम उल्टे सीधे काम करोगे। तो ये बॉडी बनाई जाएगी। तो इसको वेलकम किया थैलासेमिया के पेशेंट्स ने, बोले कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो ये बिल ला के। नहीं समझे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। ICMR के चीफ ने कहा है कि ये बिल वो है एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क पे काम करेगा और बहुत ही अच्छी इम्प्रूव्ड केयर हो जाएगी इससे। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये ट्राइबल रीजन का ये फेस्टिवल है। देखो ये 2 पेज में आया है, आप देख पा रहे हैं, ये बुल के हॉर्न से ये बनाया हुआ है और ये स्टैचू भी बुल हॉर्न का इन्होंने लगाया है। ये बस्तर रीजन में है, बस्तर रीजन है ना। ये औरतों को आप देखोगे ना तो ये कॉइन्स के पहन रखे हैं, कॉइन्स के गहने। ऑलराइट। और मेल को अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू मेल, सॉरी, मेल को अगर आप देखोगे तो ये देखो इन्होंने क्या पहन रखा है, ये कौड़ी पहन रखी है, इनको बोलते हैं कौड़ी। ओके। तो ये वैदिक काल में और उस टाइम पे पुराने ज़माने में कौड़ियाँ एज अ करेंसी काम करती थी इंडिया में, ऐसा बोलते हैं ना, कौड़ियों के भाव विज्ञान। तो आप देख पाओगे कि दीज आर ओल्ड पीपल, ओल्ड ट्रेडिशंस को अभी भी ये लोग जिंदा रखे हुए हैं। कौड़ी, जब इनके पास पैसे, मतलब ये वही लोग हैं जो कौड़ियों के पैसे की तरह यूज़ करते थे। आज भी इनके कल्चर में इन कौड़ियों का बहुत विशेष महत्व है कि ये इनको एज अ गहना यूज़ करते हैं। अब जैसे जैसे कौड़ियों को करेंसी से रिप्लेस कर दिया गया तो इन्होंने गहने किसके बनाना शुरू कर दिए, ये कॉइन्स के गहने बनाना शुरू कर दिए। नहीं समझे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग बाहर से आए हैं। दीज पीपल आर इंडिजीनस इंडियन कल्चर पीपल। तो उन्हीं का ये फेस्टिवल है। ओके। तो बाइजन मोरिया डांसर्स, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। बाइजन हॉर्न मरिया डांस फॉर्म है ये। बाइजन हॉर्न मतलब बाइजन हमारा इंडिया का बुल होता है ना। और इस ये जो ट्राइबल एरिया हैं इनका नाम क्या है, डंडामी मदियास, डंडामी मदियास, मदियास को ही मारियास बोला जाता है। ओके। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको दरनामी माटिया को ही मारिया बोल देते हैं। कल्चर को मतलब साउदर्न छत्तीसगढ़ में रहते हैं, है ना। ये सारी कहानी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं गोंड ट्रेडिशन से। जो गोंड ट्राइब है उसका ही एक फैक्शन मान लो इनको, उससे अपने आप को ये आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो गहने बनाते हैं, वुमेन जो है वियर ब्राइट कलर की हाथ से बनी हुई साड़ियाँ पहनती हैं, हैवी सिल्वर की, चांदी के ब्रास के ज्वेलरी पहनती हैं, हेड गियर सिर पे भी कुछ पहनती हैं। कॉइन्स जो 1 से लेकर 10 रुपये तक के कॉइन हैं उनकी अपनी ये ज्वेलरी बना लेती हैं। ऑलराइट। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो चूंकि ये 2 पेज में आया था तो आप इस ट्राइबल एरिया का थोड़ा सा, इस ट्राइब का, इस डांस फॉर्म का इसको जानना है ना, इसका थोड़ा याद रखना, ये आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं इंडिया में। इसमें क्या है, इंडिया में बेल, पहले बेल बता देता हूँ। बेल होती है 170 kg की एक, है ना। मिलियन मेट्रिक टन्स वगैरह में नहीं कॉटन को हम देखते, इसको बेल्स में हम देखते हैं कि कितने बेल का प्रोडक्शन हुआ है। तो इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 292
लाख 292 लाख बेल्स का। कंजम्पशन कितना है? 337 लाख बेल्स का। 45 लाख बेल्स कम पड़ेंगे, ये कहाँ से करने पड़ते हैं? इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जो इम्पोर्टर्स हैं ये रॉ कॉटन के, ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये इंपोर्ट ड्यूटी तुमने कॉटन पे क्यों लगा दी है। नहीं समझे? इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। कि मतलब इसमें ये रहता है कि इम्पोर्ट्स जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट्स पर हाई ड्यूटी रहती है, हाई ड्यूटी, और और जो फिनिश्ड गुड्स रहते हैं, फिनिश्ड गुड्स पर लो ड्यूटी रहती है। तो ये तो इसलिए करते हैं भाई कि थोड़ा हमारे एक्सपोर्ट चीप हो जाए तो विदेश में अच्छे से बिक जाए, है ना। रॉ मटेरियल को कोई कंट्री क्यों हाई ड्यूटी लगाएगी? तो ये बेसिकली जनरली हो पाता है तुम्हारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से। कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में ऐसे आइटम्स हो जाते हैं जहाँ पे मतलब ड्यूटी सेट कर दी जाती है, उसकी वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स ऐसे सेट हो जाते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने यही बोला है कि भाई साहब ये ड्यूटी हटा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये एक आपकी केस स्टडी अच्छी बन सकती है। देखो एक केस स्टडी मैंने आपको ये बताई, लेट मी शो दिस टू यू। इट इज़ अ गुड केस स्टडी, स्नेक बाइट वाली, है ना। इट इज़ अ गुड केस स्टडी, GS पेपर 3 सॉरी, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी ये वाली। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिट्टिलिंगी ट्राइबल वैली है केरला की, तो वहाँ नहीं सॉरी तमिलनाडु की, ऑलराइट, उससे आप ले सकते हैं। तो ये है आई थिंक, लेट मी सी, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 1990s में अगर देखोगे तो 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो इसमें 147 मर जाते थे। ऑलराइट, तो फिर ये डॉक्टर आए, राय जॉर्ज एंड ललिता रेगी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ये गांव-गांव में मतलब घर घर में गए, उनको समझाया कैसे क्या करना है, जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इम्प्रूव किए, है ना। जा जाके इन्होंने मतलब इंटरवीन किया पूरे ट्राइबल बेल्ट एरिया में, जा जाके इस डॉक्टर कपल ने डेडिकेटेड टीम के साथ हर घर में जाके लोगों को समझाया, सब अच्छे काम किए। नहीं समझे? तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना हुआ करता था वो अब कितना रह गया पता है? 1000 बच्चों पे 8 बच्चे मर रहे हैं अब। नहीं समझे? नेशनल एवरेज से बहुत कम हो गई है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये भी आप एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हो, आई होप, है ना। ये स्टेज गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी CAQM, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इन्वोक कर दिया है। ऑलराइट, GRAP, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान इसको बोलते हैं, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर किया था कि जो दिल्ली में NCR रीजन में पॉल्यूशन बहुत तगड़ा हो जाता है, उसको रोकने के लिए GRAP लाया था। इसके 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेजेस बेस्ड ऑन पॉल्यूशन लेवल। तो इस समय दिल्ली में स्टेज 4 का GRAP लगा दिया गया है। स्टेज 4 का मतलब है मतलब एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो देखो 10वीं और 12वीं के बच्चों को छोड़ के सारे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है ना। 50% ऑफिस स्टाफ घर से ही काम करेगा, तो वर्क फ्रॉम होम 50 से कर दिया है। तो दिल्ली में मतलब सफोकेशन हो रखा है बुरी तरह से। ऑलराइट, तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान आपको समझ में आ गया होगा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इसमें 6 पॉल्यूटेंट्स को देखा जाता है। ऑलराइट, इस पॉल्यूटेंट्स में CO2 नहीं है, CO है। ऑलराइट, और आई थिंक ओजोन है, और PM2.5 एंड PM10 है, NO2 और आई थिंक SO2। ये 6 आइटम्स इसमें चेक किए जाते हैं। और AQI इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी 1 से लेके 500 तक है, बट इस समय AQI
900 प्लस चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत बुरी हालत है। तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वंदे मातरम की वही कहानी चल रही है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, है ना। फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा, 1881 में इसको आनंद मठ में इंक्लूड किया गया, 1882 में आनंद मठ को पब्लिश किया गया, है ना। कांग्रेस ने 1896 कलकत्ता सेशन में पहली बार इसको गाया, है ना। और 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको एज अ नेशनल सॉन्ग इंक्लूड किया था, लेकिन इसके 2 ही पैराज को इंक्लूड किया, बाकी के सबको इन्होंने ड्रॉप कर दिया, है ना। अगर वैसे देखा जाए तो बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो जो नेशनल सॉन्ग है ना वंदे मातरम, इसको पूरा स्टेटस दिया जाए एज अ नेशनल सॉन्ग और एंथम का और फ्लैग की बराबर, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, सॉन्ग बरा ये भी नेशनल है भाई, एंथम फ्लैग तीनों का बराबर स्टेटस होना चाहिए। अगर एंथम और फ्लैग को देखें तो इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग है, मतलब अगर इसके डिसरेस्पेक्ट करोगे तो सज़ा मिलेगी, ऑलराइट। लेकिन इसके सॉन्ग के लिए स्टैट्यूटरी बैकिंग इस तरह की नहीं है, तो बीजेपी ये डिमांड कर रही है। तो और अपोजिशन वाले ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में चुनाव आ गया है भाई, चुनाव है, तो इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, चूंकि चुनाव है तो पॉलिटिक्स करने का अधिकार दोनों पार्टियों को है। अगर आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं तो बीजेपी वाले भी करेंगे। और ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ऐसा किया जा रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है, बट आप लोग समझदार हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बाकी की कहानी मैं इसकी आपको पहले बता चुका हूँ, ऑलराइट। और ये वंदे मातरम ये जो है ये एक तरह से सिंबल ऑफ स्ट्रगल बन गया था ड्यूरिंग 1905, जो भारत वो क्या नाम उसका एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पे, है ना। ये कहानी है। और वंदे मातरम इसका मतलब भी मैंने बताया था कि माते हम आपको प्रणाम करते हैं, ऑलराइट। तो ये है। तो आपको पता है एक कम्युनिटी के लोग हैं वो इसको मानने से मना ही करते रहे, बोले हम नहीं मानेंगे, गाते भी नहीं हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस स्नेल के बारे में। ये इस स्नेल का नाम है गोल्डन एप्पल स्नेल। कहाँ की है ये, बेसिकली ये है साउथ अमेरिका की, अमेरिका ट्रॉपिकल रीजन्स की, है ना। एक्सट्रीमली इन्वेजिव है। कहाँ पे रहती है जी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में और फार्म्स के फील्ड्स में, मतलब किसान के खेतों में भी ये पाई जाती है, ऑलराइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्नेल बिलोंग करती है मलुस्का फैमिली को। मलुस्का बैकबोन लेस, मतलब इनकी बैकबोन नहीं होती है लेकिन शेल रहता है इनका, है ना। ये मटक मटक के चलती है ना, तो मलुक लगती है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। तो मलुस्का जो एनिमल्स होते हैं मराइन्स के, तो इस तरह के एनिमल्स को बोलते हैं। और दे कैन लिव इक्वली एज वेल एज इन लैंड एंड वाटर, तो इस तरह को हम क्या बोल देते हैं, एम्फीबियंस बोल देते हैं। गिव मी अ सेकंड, ऑलराइट। तो चूंकि ये इन्वेजिव स्पीसीज है तो इसका IUCN स्टेटस क्या होना चाहिए, लीस्ट कंसर्न, है ना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बेसिकली रिस्टोरिंग विजन और इन ह्यूमंस, आदमी की आंखों में विजन को कैसे स्टेब्लिश करना है, स्टोर करना है, उसके बारे में ये बता रहे हैं इसके बारे में, ऑलराइट। द मिराकल रीजनरेशन इजंट मैजिक, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे इसकी आई साइड जाती है, आंखों की नुकसान होता है, तो 1000 जीन्स फ्लिप लाइक अ स्विच, एकदम एक्टिव हो जाते हैं, है ना।
दे गाइड करते हैं वाउंड को कैसे हील होगा, है ना। उसके बाद सेल ग्रोथ होती है, सेल डिवीज़न होता है ना। फिर नई रेटिना के सेल बनने लगते हैं, फोटो रिसेप्टर्स बनते हैं, फिर लेंसेज बनने लगेंगे और उसके बाद इसकी आँख जो है रीजनरेट हो जाएगी। तो बस यही है, जानवरों से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमंस को आँखों की विजन को रिस्टोर करना है। तो नेचर से ही किस तरह से सीख रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल है। ये रामानुजा की कहानी सुन लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको रामानुजा के बारे में बता देते हैं। तो रामानुजा आपको पता है मैथमेटिशियन थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से। इनका जन्म कब हुआ था? सॉरी, 1887 में इनका जन्म हुआ। 1920 में ये मर गए 32 साल की एज में, बहुत ही छोटे थे। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तमिलनाडु में, है ना। इन्होंने बुक्स पे एक मैथ्स पे एक बुक लिखी थी। बुक किस पे लिखी थी? मैथ्स पे, है ना। इन्होंने एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे, इनको दिखाया। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटेन मैथमेटिशियन का G.H. हार्डी। तो इनको पता चल गया, ये बोले अरे यार ये तो आदमी बाप है हमारा, ये तो बाप है। मतलब बहुत तगड़ी इसने मैथमेटिक्स की इतनी सारे फार्मूलाज वगैरह दे दिए थे, नहीं समझे। 3,000 से ज़्यादा इक्वेशंस इन्होंने लाइफ टाइम में दिए। तो बोले तुमको हम स्कॉलरशिप दे देते हैं, जाओ कहाँ? यूके। फिर यूके में ये वहाँ पे मिले, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ इनके साथ में, रेसिज्म हुआ। इन्होंने फिर वहाँ पे जाके 3,000 से भी ज़्यादा इक्वेशंस दी जो आज तक ये लोग सॉल्व नहीं कर पाए, गोरे, नहीं समझे। और ये मिला कहाँ से था? यहाँ पे G.H. हार्वी से मद्रास यूनिवर्सिटी में मिला था। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे जाके दे दिया, है ना। तो 300 से ज़्यादा बेचारे ने इक्वेशंस लिखी। 1919 में तबीयत ख़राब हो गई। 1920 में मतलब इंडिया आ गए और 1920 में इनका देहांत हो गया, नहीं समझे। तो यही बोल रहे हैं कि रामानुजन के ओल्ड फार्मूला हैं, तो जो पाई की वैल्यू देते थे उसी पर ये लोग कोस्मोलॉजी की स्टडी करे डाल रहे, है ना। तो इसकी थोड़ा पाई की हिस्ट्री दे रखी है। पाई की वैल्यू इंडिया ने पहले खोज की, उसके बाद इन्होंने दे रखा है 1500 साल पहले। ग्रीक का मैथमेटिशियन था आर्किमिडीज, 1500 साल पहले पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट की थी 22/7, है ना। इसने बोला था कि रेशियो है सर्किल की सरकमफ्रेंस का टू इट्स डायमीटर, मतलब 2πr/, इसका डायमीटर। तो 2πr/, डायमीटर को 2r कह सकते हैं, आर से आर कट जाएगा तो पाई। तो ऐसे करके इन्होंने भाई साहब ने ज्ञान दे दिया था। फिर इसके बाद अगर देखें तो रामानुजान ने भी, इसको देखो, रामानुजान ने भी 17 एस्टोनिशिंगली फास्ट फार्मूले दिए थे पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के, नहीं समझे। तो इन्होंने इससे एक कंडोनवस की एल्गोरिदम निकाली, जिससे 200 ट्रिलियन डिजिट तक का इन्होंने पाई की वैल्यू निकाल ली। मतलब 3.14 करके कुछ होता है ना, पीछे पीछे चलते जाओ, 200 ट्रिलियन डिजिट्स तक इन्होंने निकाल दिया। पता नहीं क्या करके मानेंगे। अब ये भाई साहब इसको लिंक करे दे रहे हैं किससे? स्ट्रिंग थ्योरी से। बोले कि ये स्ट्रिंग थ्योरी से भी लिंक है। स्ट्रिंग होती है एक तरह से लाइट्स का, डार्क मैटर का क्वार्क हो गए, है ना। मतलब यूनिवर्स में अगर आप जाओगे तो डार्क मैटर है, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स हैं, है ना, ग्रेविटॉन्स हैं। ये सब इनविजिबल लाइट्स हो गए, एनर्जी की कॉइल्स टाइप की जो फॉर्म कर देते हैं, उन्हीं को इन्होंने स्ट्रिंग बोल दिया है ना। तो जैसे ये स्ट्रिंग है ना, जैसे ये रबर बैंड की तरह काम करती है, स्ट्रेच कर सकते हैं कई तरीके से, है ना। और कई तरह से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, कैसे भी स्टडी कर सकते हैं, वैसे ही ये पाई की वैल्यू है। तो इसके कई सारे फॉर्मूले हैं और फलाना ढिमका, ये सारी बातें दी हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट यही मान लो कि पाई को लिंक कर रहे हैं इससे, रामानुजान की इससे, है ना। मतलब पाई की रामानुजा के जो फॉर्मूलेज थे उनको स्ट्रिंग थ्योरी से लिंक करके देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा वो आएगा तो इसके बारे में हम बता देंगे आपको। आई होप कि ये आपका आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अब ये डुगोंग्स के बारे में जान लेते हैं। इनको सी काउस के नाम से जाना जाता है, सी काउस। ये हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, मतलब घास खाते हैं। इनको मतलब ओशियन के इंजीनियर्स के नाम से भी जाना जाता है, इकोसिस्टम इंजीनियर्स। क्यों? ये शेप करते हैं सी ग्रासलैंड्स को। ऑलराइट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर इंडिया का अगर आप वो देखोगे तो ये पाक स्ट्रेट है ना, ये श्रीलंका है, इसी रीजन में पाए जाते हैं।
पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। ऑलराइट, इस रीजन में ये पाए जाते हैं। अगर IUCN स्टेटस देखोगे इनका तो वल्नरेबल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस में है, ये शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है ना। तो इनकी बोन्स पाई गई हैं पर्शियन गल्फ में। सी काऊ को 200 मिलियन साल से बोला जा रहा है कि ये डेंस बेड ऑफ बोन, मतलब कई सारी हड्डियाँ मिली हैं शैलो मराइन रॉक्स में, मायोसीन एरा में, पर्शियन गल्फ में। तो मतलब जाहिर सी बात है भाई, कई जगह पे रहती होंगी ये, है ना, और वहाँ से विलुप्त होते गई, तो इनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक होता गया धीरे 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 करके। इस रीजन में ये बची हैं अब। ऑलराइट, आई होप ये आपका क्लियर है। ये नेशनल न्यूज़ थी इतनी, थोड़ा साइंस की भी न्यूज़ आई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। सब्सक्राइब।